सेकेंड ईयर में इस साल जो मैंने ये किया कि अपनी बीमारी की वजह से मैंने एक शाम का ग्रुप ख़त्म किया। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर में प्रेशर तो वो आ गया कि ग्रुप ख़त्म होने से नंबर ऑफ स्टूडेंट ने बड़ा हंगामा कर दिया। अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है पिलर के पीछे तो इधर कर लेना अपनी चेयर, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो प्रेशर ये आ गया कि ग्रुप। दूसरा सेकेंड ईयर में अभी ये हुआ फर्स्ट ईयर में कि उन्होंने पेपर में डेरिवेशन दे दी, तो वो नए स्टूडेंट का एक ताता बन गया। कोई 80-85 स्टूडेंट नए आने के चक्कर में आ गए, तो यही कहानियाँ सुनाते हुए आए कि डेरिवेशन नहीं करवाई गई, या ये सुनाते हुए आए कि आखिरी दिन उन्होंने एक साथ सारी डेरिवेशन करवा दी। तुम लोग सोचो मैं किस तरह करवाता था। एंड फंडामेंटल लॉ कॉज अल्फा माइनस बीटा एक दफ़ा सप्लीमेंट्री में आया है, 27 साल में इस नई बुक के साथ पहली दफ़ा आया एनुअल में। एंड जाके वो हैंड आउट जो मैंने दिया उसमें देख लो, मैंने लिखा हुआ सप्लीमेंट्री कब आया था। और अब कोई चीज़ बुक में आप आउट ऑफ कोर्स तो कह नहीं सकते, आप अपने नायल हैं, आपने उस वक्त पढ़ा नहीं, वो जो है दूसरा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, आपने जब पढ़ा नहीं है। इसीलिए कहते हैं पूरा कोर्स आना चाहिए, देन पहले पढ़ाना चाहिए, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करता है। अब वो बच्चा मार्केट में अरे यार हमारे साथ कह रहे हैं डेरिवेशन चॉइस में आती छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे बेटा। अब ये दो दबाव की वजह से मेरे पास एक बड़ा मुश्किल हुआ। तो इस वक्त तकरीबन 95 चले गए एक क्लास के अंदर स्टूडेंट, साफ बात है। एंड तुम्हें ओवर क्राउडेड लग रहा है तो अगले 3 दिन में तुम छोड़ना चाहो तो तुम्हारी पूरी फीस वापस हो सकती है। मैं तो शौक से चाह रहा हूँ कि 2, 4, 10 तक कम हो जाए, ठीक है। तो सोच लो सैटरडे तक का टाइम है, अगर आप ओवर क्राउडेड आपको महसूस हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, कहीं और देख लीजिए और कहीं और ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा भाई, अब हम अपने टॉपिक पे चले आते हैं। ये तो सारे मसाइल। एक चीज़ पहले रिक्वेस्ट कर दूं, तुम लोगों को मालूम पुराने मोस्टली बैठे, जब क्लास ख़त्म हो जाए काम चेक करा लो तो जाके बाहर सड़क पे नहीं खड़ा। कहाँ खड़ा होना है वो तुम्हें मालूम है, गली में। जब तुम्हारे घर वाले या दोस्त आ जाए बाहर सड़क पे जब जाओ, जब चलते चले आओ। आज सुबह S1 में मैंने सजाएं दे दी 3 को, सड़क पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं सड़क पे? दोस्त के इंतज़ार में, वाले साहब के इंतज़ार में, अंदर आओ ना, बाहर सड़क पे नहीं खड़ा होना। सबसे पहले तो मैं सिलसिला बता दूं नए आने वालों के लिए, पुराने आने वालों के लिए। अटेंडेंस बाहर हुआ करेगी, मोबाइल बंद बाहर ही करवाएंगे। एंड कल मैं बाहर मौजूद हूँगा। कल क्या मैं आपसे देख रहा हूँ भाई साहब, कल मैं आपसे देख रहा हूँ कि आपकी बुक के पेज नंबर 50 पे आपने नाम लिखा है या नहीं लिखा है। हर एक ने किस पेज पे नाम लिखना है? पेज 50 पे। क्यों? शुरू के 5-10 पेजेस तो फट जाते हैं और बुक बेनाम हो जाती है, पेज 50 तक नहीं फट पाती। आज इस हफ्ते नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते बुक बाइंडेड हो तो कल दरवाजे पे ये काम चेक होना शुरू हो जाएगा। एंड आपने नाम नहीं लिखा, आपकी वहीं वीडियो बन रही होगी, कैमरा ऑन होगा, 10 दफ़ा उठक बैठा करो, नाम लिखो, और मेरा मर्जी होगी तो फेसबुक पे लोड कर दूंगा। कल दरवाजे पे चेक हो रहा होगा, कैलकुलेटर पे नाम और फ़ोन नंबर है। पुराने वाले तो नहीं, नए वाले ताज्जुब से देख रहे होंगे कि नाम क्यों लिखे। इसलिए बेटा ये क्लास वर्क तुमने अभी तक कभी किया ही नहीं है, अब पहली दफ़ा करोगे। और क्लास वर्क में क्या होता है वो तो मैं अंदाज़ा हो जाएगा अगले 2-3 हफ्तों में। सवाल नहीं हो रहा होता, अचानक हो जाता है, और जब वो अचानक हो जाता है तो खुशी के मारे अपनी किताब यहीं पे छोड़ के चले जाता है, कैलकुलेटर यहीं छोड़। अब 3 कैलकुलेटर मुझे मिले, किसी का नाम नहीं लिखा और 5 दावेदार खड़े हैं कि ये मेरा है, मेरा, मैं क्या करूँ? तो भाई नाम लिखो। अब क्या कहते हैं नाम लिखने के लिए बच्चा परमानेंट मार्कर से लिखता है। बेटा परमानेंट मार्कर फॉर पेपर होता है, परमानेंट मार्कर फॉर प्लास्टिक नहीं है। परमानेंट मार्कर फॉर प्लास्टिक मैंने कहीं रखा था, वो ये है, 130 रुपये का आता है। आवाज़ आती है उसमें से, एंड जब उससे प्लास्टिक फेंकते वो मिटता नहीं है। तो आम परमानेंट मार्कर फॉर पेपर है, वो नहीं है। तो मुझे मत पढ़ाना कि परमानेंट से मैंने यूं मतलब और निकल गया, 10 दफ़ा उठक बैठा। चाहे वो लड़का हो लड़की, मैं तो स्टूडेंट को दे रहा हूँ ना सजा, मैं केयर नहीं करूँगा। इसलिए सुन लो, कल दरवाजे पे सब चेक होने जा रहा है। क्या हुआ, रजिस्टर भरा, इंडेक्स वगैरह बनाया? हाँ, नामाकुल आदमी हूँ।
नामाकुल नामुकुल रहेगा। हाँ, गधे को कुछ नहीं समझा सकते। गधा कहता डेचू डेचू, हाँ गधे। रजिस्टर पे नाम लिखा वो, फोन नंबर भी लिखा हो। कल को बाइक पे आ रहे हो, रजिस्टर गिर गया, अभी तो ये रजिस्टर की कीमत है 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये। 1 महीने बाद तो इसमें काम भरा होगा, वो तो हज़ारों की कीमत का हो चुका होगा, और गिर गया तो एक चांस होता है, प्रॉबिलिटी होती है कि कोई शायद फ़ोन करके बता दे। तो हमारे जाहिल सिर्फ नाम लिखता है, अक्लमंद फ़ोन नंबर भी लिखता है। क्या रजिस्टर पे पेज नंबर डले हुए? आखिरी पेज देखूंगा। रजिस्टर 400 पेजेस से कम का नहीं बनेगा। रजिस्टर 400 पेजेस से कम का नहीं बनेगा। थैंक यू। एंड आखिरी पेज नंबर तक नंबर डले हुए होंगे कल। तुम 400 का बनाओ, 800 पेज का बनाओ, 1000 का बनाओ, बट पेज नंबर कल पूरे हो। सर वो 200 बाकी रह गए, क्या खाना आधा छोड़ के खाते हो? क्यों खाते हो पूरा? कल करो तो तुम बुक पे नाम ना हो, कैलकुलेटर पे नाम ना हो। कल मैं खुद बाहर बैठाऊंगा उन लोगों के साथ और खूब तफरी हो रही होगी, जो तफरी देना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो कल दाखिल होने की ये शराइत है। वो अगर तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर का कैलकुलेटर है, बेहतरीन काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम्हें नया ख़रीदना है तो बाहर स्टाफ के पास मौजूद है कैलकुलेटर। उन्होंने कीमत बढ़ा दी। फर्स्ट ईयर में मार्च तक 1500 में मिल रहा था, अब ये 1700 कर दिया गया क्योंकि डॉलर 16 रुपये महंगा हो गया है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे नहीं, ख़रीदने के बाद ना रिफ़ंड होगा ना चेंज होगा, देखभाल के ख़रीदना। ठीक है, मार्केट से बेहतर है, प्राइस मालूम कर लेना। आपकी मैंने एक और सर्विस भी दी, मुझे एक साथ मिल गए थे। ये 480 पेज का रजिस्टर है, 120 रुपये का। अगर कोई तुम में से इंटरेस्टेड है, बाहर स्टाफ के पास जब इंटरेस्टेड है ले सकता है। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो एक फैसिलिटी दी है, तुम कितने का खरीदते हो, शायद इससे सस्ता खरीदते हो, इससे महंगा। बहरहाल ये जो है सप्लायर्स हैं, खुद रजिस्टर बना के सप्लाई करते हैं कि मैंने उनसे लिया, उन्होंने उस पर 10 रुपये अपना प्रॉफिट रखा है, 120 रुपये का उन्होंने यहाँ पे रख दिए कि अगर कोई स्टूडेंट ख़रीदना चाहता है। इस पर मैंने अपना नाम वाम नहीं छपाया, मुझे अल्लाह का शुक्र पब्लिसिटी अपनी करनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बता दी। अब उसके बाद हम चलेंगे तो इंडेक्स वगैरह कल मुझे मुकम्मल मिलता जाएगा। सबसे पहले हम अपने बुक को स्टडी करना चाहेंगे कि हमारी बुक में अब जो प्रेजेंट बुक आ रही है उसमें क्या हाल हवाल है। उसमें 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ईयर में कितने थे? 13 चैप्टर थे, यहाँ घट के 4 कम हो गए, 9 रह गए। 4 कम हो गए, नंबर ऑफ पेजेस बुक का वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर फर्स्ट ईयर में 4.5 रजिस्टर लगे थे तो यहाँ 5 सवा 5 लगेंगे। तो 9 चैप्टर बहुत भारी हो गए। पहले का कुछ चैप्टर्स वहाँ हल्के हल्के आते थे, जैसे चैप्टर 1 तफरी था, चैप्टर 11 भी तकरीबन तफरी है। तो कुछ तफरी चैप्टर थे, यहाँ कोई तफरी चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर भारी भरकम है। तो 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ईयर में 2 टॉपिक पढ़े थे हमने, एक अलजेब्रा था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर। चैप्टर 2, 3, 7, 8, चैप्टर 1, 4, 5, 6, चैप्टर 9। यहाँ 3 टॉपिक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2/3 ऑफ द सिलेबस है, मार्क्स पे। वही ज्योमेट्री है जो मैट्रिक में तुमने डंडी मार के पढ़ी है। अब सब हाल हवाल पूछेगी और मैट्रिक के अजीम टीचरों को याद दिलाएगी जो छोड़वाते हैं। मतलब जब तुम कोई चीज़ किसी क्लास में छोड़ लो, अगली क्लास में अपनी कुर्बानी देने के लिए खुद तैयार हो जाओ। तुमने दी, तुमने हरकत की, किसी और ने नहीं की है, तो अगली क्लास तुम्हारी कुर्बानी मांगेगी तुमसे। ज्योमेट्री ह्यूज चैप्टर्स हैं, 1-1 महीने के हैं ये।
4 साढ़े 4 महीने का ये कोर्स है। 9 महीने में आधा तो ज्योमेट्री खाई जाएगी और आधा कम खा रही है, 68 नंबर है। देन उसके बाद कैलकुलस है और वेक्टर है। ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री जब हमारे पास है तो लफ्ज़ है एनालिटिकल, एनालिसिस से निकला है, तज्जिया करना, उसका मुतालिक जांच करना। एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर 2 एंड 3 लाइन के मुतालिक हैं। एंड इतना ज़बरदस्त लाइन के मुतालिक इंफॉर्मेशन है कि एक दफ़ा भी तुमसे ये नहीं कहेंगे स्केल और पेंसिल ले आओ, लाइन ड्रॉ हो गई। सब अलजेब्रा में खेलेंगे, सब ट्रिग्नोमेट्री में खेलेंगे, वो खेलेंगे लाइन। ये इस वक्त जो इक्वेशन लिखी है, तुम्हें इक्वेशन दिख रही है, ये लाइन है। एंड मैं इस इक्वेशन को देख के ये बता सकता हूँ ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है बगैर ड्रॉ किए। एंड तुम भी 2 महीने बाद बता रहे होगे ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है बगैर ड्रॉ किए, हमें पता चल रहा है। ये लाइन जो है ओरिजिन से कितनी दूर है, ये लाइन इस तरह इंक्लाइंड है कि इस तरह, ये सब बता रही है अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन। एनालिसिस करेंगे हम, एंड एनालिसिस के तरीके सीखेंगे कि वो एनालिसिस कैसे होता है। तो चैप्टर 2 एंड 3 लाइन के मुतालिक है। लास्ट ईयर चैप्टर 2 एंड 3 से 34 मार्क्स के सवाल आए थे। लास्ट ईयर से मेरी मुराद है 2018 में, एंड 2017 में 42 मार्क्स के आए थे। तो अभी जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। बच्चे इजी होते हैं, या बारिश हो जाए, पिकनिक पे जाएंगे, एंड इस दौरान उनके 2 चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं और जो मेन चैप्टर्स हैं। एंड मैंने हमेशा तजुर्बा देखा, मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चों को 2 एंड 3 सही नहीं आता, बिकॉज वो रिलैक्स मोड में होते हैं। वो ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि 9 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, 1 साल बाद नहीं है। वो ये समझ होते हैं सर सबका कोई आसान सी चीज़, मैंने तो एडवांस चीज़ ली है, मैं तो मेन टॉपिक को अटकाऊंगा ही नहीं, मैं तो मेन टॉपिक से शुरू करूंगा। एंड जरा देखो, अगर 42 नंबर 2 महीने में हो रहे हैं, 40% ऑफ द पेपर निकल रहा है। पास वास छोड़ो, ये तो पास से भी आगे निकल गए 2 महीने के अंदर, पहले 2 महीने में। तो बेटा जो यहाँ जो होते हैं ना, वो रिलैक्स मोड में होते हैं। अभी तो हम पिकनिक पे जाएंगे, मौसम अच्छा होगा, कसन की सालगिरह होगी, ये सारे वाहियात में उनका लाइन निकल जाती है। एंड ये जब निकल जाती है तो इससे अगले चैप्टर में मुतासर होता है और काफ़ी टफ हो जाता है। इतने टॉपिक हैं इसके अंदर, बिकॉज वो इजी टेकअप कर रहे होते हैं। तो पहले मैंने बताया लाइन पे 2 चैप्टर है। देन उसके बाद 7वां 8वां कर्व के ऊपर। कर्व में जो तुम सबसे उम्दा कर्व जानते हो वो है सर्किल। एंड अगेन वही अक्षर है, कंपास नहीं मंगवाएंगे ना पेंसिल, सर्किल ड्रॉ हो गया। इस सर्किल का सेंटर कहाँ है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, ये सर्किल एक्स एक्सिस को अगर काट रहा है तो किन किन पॉइंट पे, एवरी इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में लिखी हुई है। तो हम उसके बाद 8वां चैप्टर है वो एलिप्स के ऊपर, इसकी भी इक्वेशन आएगी। पैराबोला की 8वें चैप्टर में, हाइपरबोला की इक्वेशन, डिफरेंट टाइप के 4 ह्यूज कर्व हैं जो हम 7वें 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड अबाउट 32 से लेके 34 मार्क्स तक का इस सेक्शन से भी सवाल बन जाते हैं। तो हमारे अभी पैटर्न पे भी आता हूँ, अच्छा खासा ये 4 चैप्टर जो है ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। देन उसके बाद है कैलकुलस, चैप्टर 1, 4, 5 एंड 6। कैलकुलस की 2 ब्रांचेस हैं, एक कहलाता है डिफरेंशियल और एक कहलाता है इंटीग्रल। तो नए आने वाले बच्चे परेशान होंगे कि इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें याद करते रहेगी। बेटा अभी क्लास के बाद सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाएगी। एंड ये घर ले जाने के लिए नहीं है, अगर इस इंफॉर्मेशन से आपको उतारना है तो क्लास वक्त के बाद आप उतार सकते हो। इस इंफॉर्मेशन से आज जल्दी आना है, चले जाओ। और तुम कल आओगे जब 2:30 बजे दरवाज़ा खुलेगा, यहाँ का 2:30 बजे खुलता है, वहाँ आके वेटिंग में भले 2 बजे 10 बजे सुबह से बैठ जाओ। ये 2:30, तो ये लेक्चर यहाँ मेरी टेबल पर रखे होंगे एंड आप बिल्कुल उसमें से जो उतारना चाहें उतार सकते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन साल भर अवेलेबल रहेगी आपके पास, पुराने स्टूडेंट को मालूम है, लेक्चर बुक की फॉर्म में।
तो ये फंडामेंटल बुनियादी बुक के मुतालिक इंफॉर्मेशन आ रही है अभी। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ये कैलकुलस है क्या? कैलकुलस रूफ ऑफ द मैथमेटिक्स है। अगले तमाम सालों में जो लोग यहाँ बैठे हैं कैलकुलस से अपनी जान नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर वो इंजीनियर बन रहे हैं तो जब भी नहीं छुड़वा पाएंगे, कंप्यूटर साइंस जा रहे हैं तो नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर उनका इरादा बीबीए करने का तो जान नहीं छूटेगी बेटा, सीए करने का इरादा है तो जान नहीं छूटेगी, बीकॉम खुदा न करे करने का इरादा है, खुदा न करे इसलिए करना, अल्लाह न करे इस स्टेज पे जाकर बीकॉम करे, जब भी उसकी जान नहीं छूटेगी। एवरी फील्ड में एक ने कहा मेडिसिन वाले बच गए, एमबीबीएस वाले नहीं बचे। एमबीबीएस वाले जब 5 साल बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं तो बड़ा कैलकुलस के स्पेशलाइजेशन है, ये हर एक को पढ़ना पड़ती है। एंड है क्या? बड़ी मामूली सी चीज़। ये तब्दीली की बात करती है, चेंज की बात करती है, छोटी तब्दीली की बात करती है। छोटी तब्दीली, मैंने नाखून काटे, सो गया, सुबह उठा हल्के से नाखून पड़ गए, वो उस चेंज की बात करती है। एक हमने बीमार पेशेंट को गोली दी, रात भर में उसने गोली का असर क्या हुआ, सुबह उसके बाद क्या चेंज है, कुछ तब्दीली आई हैं, चाहे वो नुमाया हुई या नहीं नुमाया, बट तब्दीली आई है। कैलकुलस उसको कैलकुलेट करती है। एंड पूरी कायनात में, दुनिया नहीं कह रहा हूँ, कायनात की बात कर रहा हूँ जिसका हम जर्रा भी नहीं है, पूरी कायनात में हर जगह तब्दीली हो रही है। शायद तुम्हें मालूम है हमारी कायनात बुरी तरह फैल रही है, हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, हर सितारा दूसरे सितारे से दूर जा रहा है। चेंज हर लम्हे हर सेकंड हो रही है। तो व्हेन देयर इज अ चेंज देयर इज अ कैलकुलस। एंड दुनिया में हमें कोई चीज़ नहीं मिली, कायनात में हमें कोई चीज़ नहीं मिली जो तब्दील नहीं हो रही। तो इसका कैलकुलस हर जगह लगेगा। जाते कैलकुलस के दो से, एक कहलाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा कहलाता है इंटीग्रल, या जिसे तुम इंटीग्रेशन के नाम से जानते होगे। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 कैसा था बेटा? सीक्वेंस सीरीज। हाँ, 18-17 क्लासेस में मैंने पूरा करवाया था। उसमें कितनी एक्सरसाइजेस थी? 9, यहाँ 12 हैं, उससे भी उम्दा है। छठा चैप्टर यहाँ मेरे ख्याल से 22-23 क्लासेस में, ये 2 महीने में होता है। एग्जाम में 16 नंबर का ये आता है, 16 नंबर का ये आता है। मैं इसको कहता हूँ ये 16,000 नंबर के बराबर है, आगे इतना काम आएगा। एंड कैलकुलस में क्या है, ये इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस में बेहतरीन अलजेब्रा, बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। वो 10वें चैप्टर के फॉर्मूले फर्स्ट ईयर में इतने नहीं इस्तेमाल हुए जो अब होंगे, और पटक पटक देंगे। फर्स्ट ईयर में कहा था फॉर्मूला रटो, ABCD रटो। ABCD कोई नहीं समझाता, फॉर्मूला समझ में नहीं आता, रटा जाता है। गुट्टी में कुछ चीजें डाली जाती हैं, देन उसके बाद समझ में आता है CAT कैट बन गया। लेकिन C क्या है? C रट्टा। D क्या है? D रट्टा। साइन θ/2 क्या है? रट्टा। टेंजेंट θ/2 क्या है? रट्टा। बेतहाशा पूरी हमारे 9 के 9 चैप्टरों में ट्रिग्नोमेट्री पटक पटक देगी। अभी आज के होमवर्क में ट्रिग्नोमेट्री मानने वाली है, इतना अलजेब्रा होगा अच्छा खासा। एंड अचानक कूद पड़ेगी, वो कहेगी कहाँ बचे रहो, फॉर्मूले रट्टा मारने। तो प्रीवियस क्लास के, इसीलिए कहते हैं फॉर्मूले अगर नहीं याद है 500 दफा लिख लो, पका शर्माएंगे बजाय बेइज्जत होने से। क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है, फर्स्ट ईयर खराब हुई, फॉर्मूले अल्लाह करे नहीं याद है, सेकंड ईयर खराब होगी, फॉर्मूले याद नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं होगा, फॉर्मूले याद नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। हर टीचर फॉर्मूले की बात करेगा। एंड एक दफा आपने ईमानदारी से उसको रटना मारना है, अगर नहीं रटा है तो उसको रटो। राइट, तो हमारे पास ये हो गया। लास्ट है हमारे पास वेक्टर, चैप्टर 9, 7 एक्सरसाइज का चैप्टर। सवाल यह है यहाँ वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हैं? हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स की अच्छाई या बुराई उसकी अपनी एप्लीकेशन नहीं है। ये वो सब्जेक्ट है जो सारे रूल्स बनाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, बट अप्लाई जाके दूसरे सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है, मेडिसिन साइंस में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। अपने आप इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये सारे रूल अब उसको दिखाने के लिए कि मैथमेटिक्स अप्लाई होता है फिजिक्स में, उन्होंने एक चैप्टर फिजिक्स का डाल दिया वेक्टर का। A लेवल कैम्ब्रिज, वहाँ पे मैकेनिक्स होता है,
वहाँ वो वेक्टर के नाम से नहीं देते, मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स में वो वेक्टर भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में मोमेंटम भी पढ़ाते हैं, न्यूटन लॉ भी पढ़ाते हैं, वहाँ 4-5 टॉपिक वो आपको पढ़ाते हैं मैकेनिक्स में, एंड दूसरा फिर वो एप्लीकेशन देते हैं स्टैट्स में। तो हमारे यहाँ स्टैट्स नहीं है जिसमें वो स्टैट्स एक तरह से वही है मीन मोड मीडियन वगैरह, हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में उन्होंने वेक्टर में जाके मैथमेटिक्स का इस्तेमाल दिखाया है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जिन लोगों का ख्याल है कि उन्हें वेक्टर आता है उनकी हवाइयाँ उड़ा देंगे। वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है तुम्हें, 2 वेक्टरों को मल्टीप्लाई करना डॉट में या क्रॉस में, या 3 वेक्टर्स भी होंगे मल्टीप्लाई, 2 के बाद 3 भी आएगा। रेजोल्यूशन तुम्हें वो आता है, एक्स कंपोनेंट बनाना, वाई कंपोनेंट बनाना, व्हाट अबाउट द जेड कंपोनेंट, वो भी सीखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है 7 एक्सरसाइजेज में पूरा का पूरा वेक्टर 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन से कंसेप्ट लिया है। ट्रू एक जो हमारी रियलिटी है वो 3 डायमेंशन है। तो वेक्टर है, वेक्टर से सवाल आते हैं 2, हमें हर साल टाइम करो ना करो वो चॉइस में आ जाते हैं, इसलिए बचत हो जाती है। बहरहाल वेक्टर अपनी जगह मौजूद है, और वेक्टर में हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दिखाएंगे कि किस तरह वो फॉर्मूले वेक्टर में हमारी मदद करना है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने बुक का इंट्रोडक्शन दिया। दैन उसके बाद पैटर्न हमारे पेपर का वही है, एग्ज़ाम का पैटर्न बात कर रहा हूँ। अब वो कोई जनवरी में नया पैटर्न आ जाए तो मैं नहीं जानता, जो इस साल 2018 में हुआ है मैं उस पैटर्न की बात इस वक्त कर रहा हूँ। वही पहला सवाल 20 नंबर का MCQs होता है, दूसरा सवाल जो है हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, 10 होते हैं 50 नंबर के, 5-5 नंबर के। सी में जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है 30 नंबर्स का, एंड इस तरह ये जाके 100 नंबर बनते हैं। सेक्शन बी, एक ने कहा इस टू अर्ली हमें पैटर्न बताया जा रहा है, वेरी गुड, तुम नहीं उतारो। वैसे इंशाल्लाह ताला जब मैं मेन कोर्स ख़त्म हो रहा होता है फरवरी की मिड में एंड में, तो उस वक्त एक दफ़ा पैटर्न को दोबारा हम रिव्यू करते हैं। आज पहली दफ़ा किया, शायद तुम में से कुछ लोग इस वक्त जानना चाहें, तो वो ये जानना चाहेंगे इतने चैप्टर पढ़ लिए तो पैटर्न के मुताबिक क्या क्या हम कवर कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज हमारे पास फर्स्ट ईयर में 3 सवाल होते थे, अगर तुम्हें याद करो। हर एक में 5-5 पार्ट होते थे, 5-5 पार्ट होते थे, और कितने करने होते थे, any 3। यहाँ चैप्टर्स 2 होता है, यहाँ पे चैप्टर 3 यानी ज्योमेट्री और वेक्टर। ज्योमेट्री और वेक्टर से 5 सवाल आते हैं, कितने करने होते हैं, 3। दैन उसके बाद है ये चैप्टर नंबर 7-8, ये सर्किल और इलिप्स वगैरह का टॉपिक है, और इससे कितने सवाल करने हैं, 3। एंड देन उसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से कितने करने, 3, और एक और करना है, टोटल 10 सवाल करने। यानी ये यहाँ से कहीं से 4 और 3-3 की कॉम्बिनेशन करोगे तो जब जाके होगा। सेक्शन सी सेक्शन में हमारे पास 3 सवाल होते थे, 5वां, 6वां, 7वां, इनमें से एनी 1 करना है। ये इस तरह बनाते हैं, 6वां 7वां, आधा ज्योमेट्री आधा वेक्टर, चैप्टर 2-3 से एक, और दूसरा सवाल जो है चैप्टर नंबर 4 या 5 से। इस तरह यहाँ बनाते हैं चैप्टर नंबर 7 या 8 से, और ये चैप्टर नंबर 6 या 1 से। यानी बच्चे को मजबूर कर रहे हैं कि पूरा करके जाओ। एंड ये जो है प्योर चैप्टर 6 से कंपलसरी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से 6 पार्ट आते हैं, 4 करने होते हैं। तो इंटीग्रेशन मैंने अभी कहा 16,000 नंबर का है, लेकिन हमारी मजबूरी पेपर के पैटर्न में हम 16 नंबर का पूछते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है अगले सालों में इंटीग्रेशन, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंट के लिए उन्होंने 2 साल से इस पैटर्न में चैप्टर 6 को कंपलसरी कर दिया है, ताकि बच्चा कोई इंटीग्रेशन पढ़े बगैर जो आगे नहीं आए। तो ये तो हमारा छोटा सा पैटर्न पे हमने बात की कि पेपर हमारे क्या होंगे। इसके बाद अब मेरे पास क्या होगी चैप्टर पढ़ाने की तरतीब या सीक्वेंस। मैं आज शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह ज्योमेट्री से, चैप्टर 2 से। 1 से नहीं चलूँगा, 1 कैलकुलस है। अब 1 पढ़ाऊँ तो देन कैलकुलस पढ़ा के देन जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो पहले ज्योमेट्री उठाऊँगा, 2 और 3 पढ़ाऊँगा। 2 महीने सितंबर से कैलकुलस पे आऊँगा, 1, 4, 5 ये ज्योमेट्री, ये कैलकुलस। देन जब ये ख़त्म होगा, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में जाके ख़त्म होगा, देन उसके बाद हम चले जाएंगे अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर की मिड तक होंगे, नवंबर दिसंबर के लिए ज्योमेट्री दोबारा कर्व पे। एंड
जनवरी से छठा चैप्टर शुरू होगा, जनवरी फरवरी, एंड मार्च में वेक्टर आखिरी चैप्टर होगा। तो मेरे पढ़ाने की तरतीब ये है, जैसे मैंने फर्स्ट डे में एक तरतीब से पढ़ाया, उसमें ये होता है बच्चे को भी ध्यान में रखना होता है कि क्या चीज़ पढ़ानी है, उससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे सबका रटा हुआ है। तो मैं तुम्हारे कॉलेजेस की तरतीब से नहीं चलूँगा, तो मैंने ये एंड मैंने ये लेक्चर में मैंने जो अभी दिखाया, इस लेक्चर में हर चीज़ लिख दी है, इस तरतीब से ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, ताकि तुम्हें क्लियर मालूम हो कि जिस दिन चैप्टर नंबर 5 खत्म होगा उससे आज अगला चैप्टर कौन सा होगा। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पहले से बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो मेरी पढ़ाने की तरतीब ये सीक्वेंस ही होगी। तो इसका मतलब है आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है आज अगर आप रजिस्टर नहीं बनाया, आपने कोई डायरी ले आए, रफ पेजेस, आज आप काम करके उसमें दिखा देंगे, आज हम देख लेंगे। आज हम कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ काम दिखाइए, क्लास वर्क तो देखें। हाँ, कल जब आओगे हर चीज़ प्रॉपर हो चुकी होगी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 का टाइटल है। चैप्टर 2 की 5 एक्सरसाइजेस हैं, एंड लास्ट ईयर भी चैप्टर 2 से उन्होंने एक 5 नंबर का सवाल दिया हुआ था और एक 7 नंबर का सवाल दिया हुआ था। 12 नंबर का सवाल चैप्टर 2 से दिया हुआ था, 3 MCQs दिए थे चैप्टर 2 से। लास्ट 2018 के पेपर में 15 नंबर आए थे। तो कोई अगर इजी टेकअप कर रहा है कि बहुत इजी चैप्टर है, अभी तो इब्तिदा नहीं बेटे, मैं आज चैप्टर 2 में बताते हैं 5 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 2.1 आज पढ़ा नहीं पाऊँगा पूरी 16 सवाल, उसमें से कुछ कम करवाऊँगा मैं, लेकिन 2.1 में जो आज पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम में कई दफ़ा आ चुका है। तो व्हाट आई मीन, आज पहले दिन से हम एग्ज़ाम के ट्रैक पे आ गए। फर्स्ट डे में तो 2-4 क्लासेस के बाद आते, क्योंकि फर्स्ट डे का बच्चा बहुत लो IQ के साथ आता है, लेकिन आज हम फर्स्ट डे फर्स्ट आ गए। आज क्लास वर्क भी है, आज अच्छा खासा होमवर्क भी है। तुम्हें नज़र आए या नहीं आए, मुझे तो क्लियर नज़र आ रहा है 9 महीने बड़ा मुश्किल हो जाता है 31 मार्च तक कोर्स ख़त्म करवाना, और बीच में छुट्टियाँ वोटियाँ उन सबको ओवरकम करके। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नज़र आ रहा है, मेरा तो लिखा हुआ शेड्यूल है, शेड्यूल पे जाऊँगा। एंड अगर एग्ज़ाम 20 या 15 अप्रैल को हो गए, क्योंकि उधर से रमज़ान भी पीछे हो रहे हैं और मुसलमान रमज़ान में काम नहीं करता, आपकी 7 मई को पहला रोज़ा है और ऊपर से गर्मी भी होगी, तो वो लाजमी तौर पे मुझे जो उम्मीद है 20 अप्रैल से या 15-18 अप्रैल से वो एग्ज़ाम शुरू करेगा। तो अगर आप 31 को भी ख़त्म करते हैं तो 18 दिन बाद एग्ज़ाम है। कोई हमारे पास टाइम नहीं है जो मतलब तुम लोग एक खुराफात लेके आते हो, और फिर अगर तुमने बीच में एप्टीट्यूड ज्वाइन कर लिया तो एक तो और एक मसला हो जाएगा नया, सेकेंड ईयर में होते हैं वो, तो टाइम तो है ही नहीं। तो हमें आज पहले दिन से आगे बढ़ना है। तो आज एक्सरसाइज 2.1 में क्या टॉपिक है, प्लीज़ अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रही, आप इस साइज ऑफ द क्लास को नहीं देखो, आप अपना मकसद देखो। भाई मैं क्या हूँ, मुझे क्या ही चाहिए। आप अगर शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, तो बैठे रहो, फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप अपना सवाल पूछो ना, मुझे क्लियरिटी नहीं हो रही, मैं पूछूंगा, और नहीं पूछ रहे हो तो आप फिर उसको भुगतोगे, क्योंकि वही वाली बात मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो आज एक बच्चा गाड़ी तो तरह पूछ रहा है वापसी का क्या टाइम बताऊँ घर वालों को। अरे भाई मैंने बता तो दिया था, जाने का टाइम बच्चा डिसाइड करेगा। अब बच्चे के घर वाले बेअकल, बच्चा बेअकल, मैं उस बेअकल को क्या करूँ। मतलब सड़क पर खड़ा है, सड़क जाने का आने का क्या टाइम बताऊँ, इंतहाई बेअकल बच्चा। भाई तो आप लोगों को हर एक को ओरिएंटेशन क्लास में क्लियर कर दिया, जाने का टाइम स्टूडेंट डिसाइड करता है यहाँ। अब तुम डिसाइड करके बता दो, जब काम हो जाएगा जब जाओगे। इतना समझा दो, नहीं समझ में आता, इसलिए पूछ लो बेटा, बाद में पूछोगे तो मुश्किल हो जाती है। डिस्टेंस फार्मूला, एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट मौजूद हैं, एक ए एक बी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये ओरिजिन का ओ है। मुझे चाहिए ए से बी तक का डिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ 2 कुर्सियाँ मार्क कर लेते हैं, एक बच्चा ये बैठा हुआ है यहाँ पे और एक वो वहाँ पीछे कहीं बैठा है। अब इन 2 के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, ये सिर्फ हमारा मकसद है। अब जब हम किसी पॉइंट को मार्क करते हैं तो उसकी लोकेशन कैसे बताएं।
तो उसकी लोकेशन बनाने के सबसे आसान तरीका है एक्स वाई प्लेन में ले आओ उसको। लेट सपोज उस कॉर्नर को, वो मेरे राइट पे जो ज़मीन का कॉर्नर है उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। अब ये कहाँ बैठे, मैंने एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स में ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पे बैठे, 10 फीट पे बैठे हैं, एंड वाई पे ये जो है 3 मीटर पे बैठे हैं। 10,3 इनके कोऑर्डिनेट बन गए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऑर्डर पे जो होते हैं वो एक लोकेशन दे रहे होते हैं एक जगह की, रेफरेंस टू ओरिजिन। ये रेफरेंस टू ओरिजिन पॉइंट बी की लोकेशन है, एंड मेरा तुम्हारा टारगेट क्या है कि दोनों हमें इन दोनों की पोजीशन मालूम हो तो इनके दरमियान फासला निकालने का फॉर्मूला है। फर्स्ट ईयर में आपने किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला एग्जाम्पल में था, मैंने वो फॉर्मूला भी समझाया, एग्जाम्पल भी करवाई थी, एंड इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या था, फंडामेंटल लॉ में लगा। फर्स्ट ईयर में एक्चुअली कभी नहीं देता ये फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला ज्योमेट्री का है, एंड फर्स्ट ईयर में हम पढ़ लेते हैं वहाँ टिग्नोमेट्री। मजबूरन हुआ टिग्नोमेट्री में फंडामेंटल लॉ में डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, कोसाइन लॉ में डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। उनने मजबूरन एग्जाम्पलों में, एक्सरसाइज में नहीं डिस्टेंस फार्मूला समझाया। अब जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में समझा उसके लिए आज की क्लास बड़ी रिलैक्स है, और जिसने फर्स्ट ईयर में नहीं किया वो आज ओवरलोड होगा, क्योंकि एक चीज़ पढ़ के पढ़ो वो बन आता है, आसान होती है, और पढ़ी भी ना हो तो मुश्किल होती है। कल इंशाअल्लाह इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा, सेकेंड ईयर में तमाम डेरिवेशन करवाता हूँ। अब वो आती नहीं आती वो आगे चल के बताता जाऊँगा, लेकिन मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक करवाऊँगा, और एक दिन में एक आराम से सुकून से। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आ गया, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालता है। अभी इन पॉइंट्स को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट। तो बहुत सारे टीचर जो ज्योमेट्री मैंने अभी बताई, एनालिटिकल ज्योमेट्री इसका नाम है, बहुत सारे टीचर या बुकों में इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री प्लेन ज्योमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फ़र्क क्या है। प्लेन ज्योमेट्री ये होती है जैसे मैं इस दीवार पर ट्राइंगल बना दूँ एंड उस ट्राइंगल की लोकेशन नहीं बताऊँ, फिर सिर्फ हम फिगर पे जोर करें शेप क्या है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, लेकिन उसकी लोकेशन पे गौर ना करें। तो जो हमने मैट्रिक में पढ़ा दैट इज प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री की मिसाल दूँ, फर्श पे मैंने स्क्वायर बना दिया, जहाँ दिल चाह, छत पे बना दिया वो एक प्लेन है, मेरे सीधे हाथ पे दीवार है मैंने वहाँ बना दिया प्लेन, मैंने सर्कल उल्टे हाथ की दीवार पे बना दिया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है कि आप जब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से कितना दूर उसका सेंटर, ओरिजिन से उसके पॉइंट कितने 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 दूर, तो लोकेशन मिल जाए प्लेन के अंदर तो आसानी होती है बातचीत रेफरेंस देने में। तो इसलिए हम जितनी ज्योमेट्री पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सादा ज्योमेट्री प्लेन ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे। प्लेन ज्योमेट्री हमारी मैट्रिक में थी जहाँ हमें रेफरेंसेस की जरूरत नहीं थी, हमें दो पैरेलल लाइनें खींचते थे, एक ट्रांसवर्सल काफ़ी हो गया, हमें वो आइडिया लेना था कि दो इंटरनल एंगल बराबर। आज भी दो पैरेलल लाइनें आएंगी आज चैप्टर 2 में, बट वो लोकेशन के साथ आएंगी, ट्रांसफर भी लोकेशन के साथ होगी, एंड प्रॉपर्टी वही होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। प्लेन ज्योमेट्री के लॉज सारे कोऑर्डिनेट में भी लगेंगे। तो बहरहाल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में जब तुम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करोगे, भी करके दिखाता हूँ, तो तुम्हारा जवाब इस तरह आएगा। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, मॉड इसीलिए लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस का है। एंड स्केलर क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मॉड लगाना यहाँ ज़रूरी है। अगर तुमने मॉड नहीं लगाया तो ये हो जाएगा +-6, एंड डिस्टेंस माइनस क्यों होता है, तो मॉड लगाना ज़रूरी है। अब जब भी हम कोई स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, मिसाल डिस्टेंस की बात करते हैं, 6 के आगे लिखते हैं किलोमीटर, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, आगे लिखेंगे 6 यूनिट्स। बताएंगे इसके आगे कोई यूनिट है जो हमें नहीं मालूम है लेकिन होना चाहिए। अब वो बच्चा जल्दी में वो लिख रहा है d = 6 यूनिट्स। हमने कुछ नहीं करना, टेस्ट में 1 नंबर काट लेना है, क्यों मॉड लगा ही नहीं उस बच्चे ने। जो मॉड नहीं लगाया तो भैया वो बच्चा जल्दी में d = 6 यूनिट लिखना भूल गया, 1 नंबर माइनस कर दिया। जो बता रहा हूँ ये मैं माइनस करूँगा। बेटा मैथमेटिक्स में ये फिगर बड़े आराम से आती है, आप तवज्जो से सुने ना टीचर की बातें, एंड फिर उसको फॉलो भी करें।
जब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो हम क्लास में काम काटते रहेंगे, होमवर्क में आपको याद दिलाते रहेंगे, एंड टेस्टों में आपको छोड़ेंगे नहीं। बाद में ऐसा होता है कि बजाय हम डी लिखने के, ये ए बी पॉइंट है, कैपिटल लेटर से ज्योमेट्री में पॉइंट हम लिखते हैं ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट के नाम आपके ऊपर है, ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट यूज़ करें वो नहीं करना, ओ फॉर ओरिजिन होता है, आई नहीं करना, आई आगे चल के पता चल जाएगा सेकेंड ए में आई किसके लिए होता है। तो 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट तुम्हें पसंद आए तुम पॉइंट्स के नाम वो भी दे सकते हो। अब देखना, जब मैंने ये लिखा बच्चा जल्दी में है, बेटा सेगमेंट का निशान कहाँ गया, बच्चा जल्दी में है, बच्चा बहुत जल्दी में है, मैंने कहाँ पर सेगमेंट का निशान बताया, मैंने पीछे नहीं बताया। अब वो बच्चा कहीं का कहीं कुछ मिक्सअप कर रहा है, तो बेटा याद रखो कौन सी चीज़ कहाँ बताई जा रही है। तो ऑप्शन है, आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं डिस्टेंस, क्या आप अल्फ़ाबेट्स में लिखना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो प्रॉपर लिखेंगे। डिस्टेंस निकल के आया √20। √20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 के फैक्टर बना के देख लिए। डेसिमल में नहीं देना जवाब, ये 2 पेयर हो गए, 2 × 2 × 5, एंड ए बी क्या निकल के आ गया। वो कोई बच्चा जल्दी में है और डेसिमल में जवाब दे रहा है 4.67। बेटा डेसिमल के बाद ये डिजिट रुक नहीं रहे और आगे जा रहे हैं, ये इनकरेक्ट फॉर्म पे। तो हमारी बुक में कहीं पे भी हम डेसिमल में जवाब नहीं देते, इसका छोड़ देते हैं। हाँ, लेट सपोज PQ एक डिस्टेंस आपने निकाला, वो √37 यूनिट्स आ गया। √37 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ब्रेक भी नहीं हो रहा, तो यहीं पे छोड़ देंगे, इसी की फॉर्म में डेसिमल में नहीं देंगे। तो अब फर्स्ट ईयर में भी हम डेसिमल में देना पसंद नहीं करते थे, एंड सेकेंड ईयर में भी मैक्सिमम हम डेसिमल, इक्का दुक्का टॉपिक में जहाँ रिक्वायरमेंट होती थी फर्स्ट ईयर में, जैसे वो बाइनोमियल में वैल्यू निकालते थे √14 की और करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो वहाँ देना पड़ जाता था। अदरवाइज पूरी फर्स्ट ईयर में पीछे पलट के देख लो, डेसिमल को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, और इसी तरह सेकेंड ईयर में भी डेसिमल पसंद नहीं करते। मेरी कोशिश होती है कि मैं बुक के सवाल ना करूं, कभी कभी करना पड़ता है मजबूरन, तो मैं अपनी कुछ मिसालों से चलता हूं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ले रखी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान। लेट x1 y1 5,4 x2 y2 =-62, और हम d निकालने जा रहे हैं। वो बच्चा कह रहा है मॉड नहीं लगाया, मॉड लगाएंगे जब वो फाइनल फार्मूले में जाएंगे। अभी तो हम डिस्टेंस को d कहते हैं, लेकिन मॉड इसलिए लगाएंगे प्लस माइनस बचाने के लिए। वो बच्चा कहना लेट क्यों लिखा, क्योंकि उसने नहीं बताया था x1 y1 किसको लेना है। आपने सपोज किया, वो कहने लगा कि अगर मैं x1 y1 इसको ले लूँ, x2 y2 बिल्कुल ले सकते हो, अभी मैं करके दिखाऊंगा। x1 y1 इसको कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची से हैदराबाद का फासला या हैदराबाद से कराची का फासला क्या बदल जाएगा? 2 पॉइंट फिक्स है, उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स है। तो जिसको चाहो तुम x1 y1 लो, जिसको चाहो x2 y2 लो, एंड फॉर्मूले पे शुरू हो जाओ। देखो कितने आराम से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। -11 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 125 एंड 125। अगर तुम्हें रटा हुआ तो वेरी गुड, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, और नहीं आता तो आराम से कर लो। नेचुरल जो कैलकुलेटर तुम यूज़ कर रहे हो उस पर डायरेक्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ कहीं मिस किया हो, कहीं मॉड मिस हुआ। ये स्टेपिंग है, यही चीज़ हम कर रहे हैं, और यही चीज़ अभी जब टेस्ट का वक्त आएगा कहेंगे इसी तरह चाहिए हमें। एंड जब आप अपने मनमानी, अब वो x1 y1 लिख रहा बच्चा टेस्ट के अंदर, तो भाई ब्रैकेट कहाँ है पता नहीं। दुनिया भर में ऑर्डर पे ब्रैकेट में, पेरेंथेसिस में, छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तुम्हारी मर्जी का ब्रैकेट थोड़ी चलेगा।
ये तो कुछ और चीज़ बन गई। ऑर्डर पे है तो छोटा ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहलाता है। अगर इसका ही ऑर्डर बदल दूं, लेट x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड और अगर तुम चाहते हो इन पॉइंट्स के नाम दे दो। पीछे नहीं दिए थे मैंने नाम दे दिया, और मैंने सब कुछ छोड़ के ए बी की लेंथ हिस्सा डी नहीं लिखा। ये भी एक दूसरा तरीका है, 100% सही है। ये देखते जाओ, कोई मिस नहीं करूंगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 121 सॉरी। कौन पॉइंट पहले लें, कौन पॉइंट बाद में लें, डिस्टेंस फॉर्मूले में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैंने दूसरे फॉर्मेट में करके दिखा दिया। अगर तुम्हें इसका जरूरत है तो इसका देख लो। ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, 5/√5। बेहतरीन तरीका है। हाँ, ये ना कर देना जज्बाती हो गए। जब पॉइंट्स में ना होते हैं तो सेगमेंट आता है, ए से बी तक का फासला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल देखें कि डिस्टेंस फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल भी है या नहीं। Show that the given vertices represent a right angle triangle. Right angle triangle क्या होता है? जिसमें 90 का एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 90 का एंगल होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो एंगल नहीं नापता। वेरी गुड। तो मैं ज्योमेट्री याद करना पड़ी कि राइट एंगल ट्रायंगल की और क्या डेफिनेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल की एक और डेफिनेशन है जिसमें 90 का तस्करा नहीं होता, उसमें कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसे कहते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसमें ट्रायंगल की तीनों लेंथ एंड लेंथ निकाल सकते हैं हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल की वो फर्स्ट डेफिनेशन हम भूल जाएंगे। अब ये देखो, ये जो डेफिनेशन रिकॉल हो रही है मैट्रिक से आ रही है। मैट्रिक पे बेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पहली डेफिनेशन रिकॉल की कि राइट एंगल ट्रायंगल 90 रिजेक्ट कर दी बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला 90 नहीं मानता। देन उसका सेकंड रिकॉल की तो याद आया सेकंड डेफिनेशन में डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है वो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है तीनों लाइन निकालो। राइट एक ट्रायंगल के अंदर, राइट भूल जाओ, ट्रायंगल के अंदर 3 लेंथ होती है। ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, इसको कहते हैं वर्टेक्स, इस कोने को, और मिला के पढ़ते हैं वर्टाइसेस प्लूरल में, या इसको वर्टेक्स की बजाय दूसरा नाम देते हैं एंगुलर पॉइंट, क्योंकि एंगल ऑफ द ट्रायंगल बन रहा है। तो बाद जगह एंगुलर पॉइंट की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे सेकंड ईयर में, बाद दफा हम वर्टेक्स की टर्मिनोलॉजी। तो उन्हें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, फिगर नहीं बनेगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम 90 का एंगल बी पे कि सी पे ए पे, फिगर नहीं बनाऊंगा। जहन में मैंने पिक्चर बना ली कि मैं इन 3 पॉइंट के नाम दूंगा पहले। तो तुम्हें ए बी सी पसंद नहीं है, पी क्यू आर दे दो, एलिमेंट दे दो। अब 3 लेंथ 1 बाय 1 निकलेंगी। लेंथ ए बी, वो बच्चा चिल्लाया कि सर ए बी के साथ मॉड नहीं लाया। बेटा लेंथ लिख तो थी वर्डिंग में, मॉड के मायने। अब मैंने बता दिया मैं 3 लेंथ निकालूंगा, ए बी ए सी बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब सुनना, 3 लेंथ जब निकल आएंगी देन उनमें हम तय करेंगे हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे और उन तीनों लाइनों को हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूफ हो रही है या नहीं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी तो हम कंक्लूजन देंगे कि जी राइट एंगल ट्रायंगल है।
5 नंबर का सवाल कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। मतलब ये सोच में नहीं रहना कि पहली क्लास है ये हो गया। लेंथ ए बी, बहुत आराम से हमारे बच्चे की अमूमन यहाँ सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो जाती है, और फिर उसका जब आंसर नहीं आता तो वो घबरा जाता है। सिंप्लीफिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहाँ पे इनफैक्ट आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखा रहे, वो तो आपको आती है। कोई सवाल है अपने दोस्त से ना पूछो, मुझसे बात कर लो। मैं नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह ताला यूनिट्स लिखना, आजमा लेना मुझे। लेंथ ए बी के बाद कौन सी लेंथ बची है? ए सी बी सी, जो पहले निकालना चाहो। मैं जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, लेंथ बी सी निकाल के देखते। अब देखो ये जो x1 y1 थे ये तो ए बी के लिए थे, इसीलिए हेडिंग लगा ली कि एक्स। बास टीचर या बास बच्चे इस तरह करते हैं, ए को x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3 भी ले आते हैं। ठीक है, वो रॉन्ग तरीका नहीं है, मेरा ये साफ सुथरा तरीका है। मैं अपने फॉर्मूले में रहता हूँ x1 y1 x2 y2 में। बी हमारे पास था 6,4 और सी हमारे पास था 6,7 है, एंड लेंथ बी सी। नाइन करके बाहर आ जाओ, यहीं डायरेक्ट बाहर आ जाओ। दो लेंथ निकल चुकी हैं, पहली ए बी निकल आई, दूसरी बी सी, एंड लेंथ कौन सी रह गई? फिगर नहीं बनेगी। फिगर बनी तो नंबर काट लूंगा, तो फिगर कैसे बना लूं जब मुझे 90 नहीं मालूम। अब वो ज़हन में फिगर रखो, रफ में रखो। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अंदाजा होता रहेगा तुम्हें। एक ने कहा मैं D3 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तुम भी AC नहीं लिखना चाहते तो AC लिख दो, तो अपने ज़्यादा अच्छी तरह वजाहत हो जाती है, वह लिख सकते हैं। x2 मेरे पास क्या है? 6 - 1 का स्क्वायर। y2 क्या है? 7 - 4 का स्क्वायर। (34) 17 टूजा होता है, ब्रेक नहीं होता। 3 लेंथ आ गई, पहला मरहला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूले में 3 लेंथ निकाल दी। अब इसके बाद हमारी ज्योमेट्री की नॉलेज शुरू हुई। इनमें हाइपोटेन्यूज कौन होगा? मैट्रिक में हमने पढ़ा था कि 90 के सामने वाली साइड सबसे लार्जेस्ट होती है। अब 3 लेंथ आई हैं, एक लेंथ है 5 यूनिट, दूसरी लेंथ है 3 यूनिट और तीसरी लेंथ है 34, √34। तुम्हें नहीं पता चलता, कैलकुलेटर से अपने रफ में निकाल के देख लो, वो वैल्यू निकलेगी 5.89। तो 5.89 बड़ी वैल्यू है, लिखना नहीं 5.89 पेपर पे, दिमाग में देखना। इन तीनों में सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, हेंस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √34 यूनिट्स। बास टीचर ये बच्चे हाइपोटेन्यूज के लिए कैपिटल H लिख देते, लिख दो। आर्गुमेंट देना है, क्यों ली, मुंह उठा के क्यों ले ली? बताया कि ज्योमेट्री ने बताया था कि लार्जेस्ट साइड, हर ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब परपेंडिकुलर कौन लें, बेस कौन लें? परपेंडिकुलर बेस के लिए कोई रूल नहीं है। दो साइडें बच गई हैं, एक की लेंथ है 5, एक की लेंथ है 3, एक को यहाँ ले लो, एक को यहाँ ले लो, तुम्हारी मर्जी, यही उल्टा कर लो। रूल किसके लिए? हाइपोटेन्यूज के लिए। अब
आखिरी मरहला तीसरा, पहला मरहला था तीनों लाइन निकालना, दूसरा मरहला था हाइपोटेन्यूज डिक्लेयर करना, अब तीसरा आखिरी स्टेप में हम जा रहे हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड ये डेटा इसमें पुट करके देखेंगे क्या लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 34 परपेंडिकुलर बेस। अब हमारा बच्चा क्या कहता है, हैंस प्रूफ ले, अब बेटा कंक्लूजन तो लिख दो। वो एक बच्चा कहने लगा मैथ्स का सब्जेक्ट है कि इंग्लिश का है, जो इंग्लिश लिखे जा रहे हैं। बेटा ऐसा होता है कैम्ब्रिज में जब हम बात करते हैं तो कैम्ब्रिज में इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं होती। वजह क्या होता है, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन भी बुक का वहाँ कंसेप्ट ही नहीं आना। बुक छोड़ो तो लास्ट 20 ईयर्स में नहीं आ सकता, वो हर दफा नया सवाल बना लाते हैं। और आपके क्या होते हैं, आपको रट्टा तो अच्छा ये एक्सरसाइज फला का फला क्वेश्चन आ गया, आप तो रट्टा सुनाने आ रहे हो। जब रट्टा सुनाने आ रहे हो तो दूसरा भी रट्टा सुना रहा है, तो आप में उसमें क्या फ़र्क है। आप कंक्लूजन इस तरह की साफ सुथरी चीज़ें लिखते हो क्योंकि आपको इम्प्रेस करना अगले को नंबर लेने के लिए। Pythagoras theorem, it is verified given vertices represent a right angle triangle, hence proved। टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूले का, ये थोड़ी डिस्टेंस फॉर्मूले ने काम किया खत्म। डिस्टेंस फॉर्मूले से साथ इर्द गिर्द की चीज़ें, मसलन पाइथागोरस थ्योरम था, हाइपोटेन्यूज की आइडेंटिफिकेशन थी, ये सब डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ प्रीवियस नॉलेज मिलती गई। मौजूदा टॉपिक और प्रीवियस नॉलेज मिलके एक नया टॉपिक, एक नया सवाल जनरेट करेंगे। अब वो सवाल आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करें, उसमें क्या होगा, तीनों साइडों की लेंथ निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और तीनों अब कंक्लूजन लिखना, एज द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, हैंस द गिवन वर्टिसेस रिप्रेजेंट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइडें बराबर होती है, तीसरी अनइक्वल होती है। बच्चे ने क्या, पहली साइड निकाली 5 यूनिट, दूसरी साइड निकाली 5 यूनिट, तीसरी निकाली नहीं, मालूम चला वो भी 5 यूनिट है या वो आइसोसेलेस नहीं था। तो आइसोसेलेस पे भी काम अधूरा नहीं करना, पूरा करना है, तीनों साइड निकालनी है। हाँ, आइसोसेलेस में हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं होती, आइसोसेलेस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं होती, बट आइसोसेलेस में कंक्लूजन तो लिखेंगे, सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड ए सी आर इक्वल एंड बी सी नॉट इक्वल, this shows the given vertices do not represent an isosceles triangle। स्क्वायर में क्या करोगे बेटा, हाँ शाबाश, जोर से बोलो, डायगोनल निकालेंगे। स्क्वायर में डायगोनल लगेगा काम, हाँ सही बोलो जोर से। चारों साइडों की लेंथ निकालेंगे और चारों साइडों की लेंथ इक्वल आएगी तो बेटा एक फिगर है रोम्बस कहलाती है, नमक पारा, उसमें भी चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है और वो स्क्वायर नहीं होता। जोर से बोलो, चारों साइडों की लेंथ निकालने के बाद दोनों डायगोनल भी निकलेंगे। क्यों, रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते। क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर काम बढ़ गया, 6 दफा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर के 2 सवाल हैं होमवर्क में, मैंने स्क्वायर की डेफिनेशन लेक्चर के एंड में सब लिख के दी हुई है। अब ये सब मैट्रिक है, मैट्रिक याद नहीं है इसकी, मैट्रिक में रोम्बस भी पढ़ाया गया है। जरा चैप्टर 2-3 जिस दिन खत्म कर लो उस दिन मैट्रिक की ज्योमेट्री खोलना, तो अफसोस होगा कि क्या क्या चीजें छुड़वाई थी। तो मैं वहां बैठ के अफसोस होता है लोगों को कि ये क्या किया गया था। जिस दिन चैप्टर 3 खत्म हो जाए, रोम्बस जिसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल हो बट डायगोनल की लेंथ इक्वल ना हो। याद रखना, एमसीक्यूज में घुमाऊंगा, ये बेसिक ज्योमेट्री में बड़ा घुमाता हूं मैं। स्क्वायर जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल आर सो, इसको मैं बता करूं, ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 4, और डायगोनल आपस में बराबर। डायगोनल 4 के बराबर नहीं आएंगे, डायगोनल आपस में बराबर होंगे, साइडें आपस में बराबर होंगी, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या करोगे, 4 साइडों की लाइन निकालोगे,
अपोजिट साइड इक्वल इक्वल आएंगी। रेक्टेंगल में क्या होगा? अब इसमें फर्क कैसे होगा? इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। हाल तो रेक्टेंगल का आज सवाल नहीं है, 2 क्लासों के बाद आ जाएगा। डायगोनल ये 8 यूनिट तो ये 8 यूनिट। नहीं आ रही बात समझ में? तेज हूं तो बोलो। एंड ये सब मैंने लिखा, रेक्टेंगल भी लिख दिया, स्क्वायर भी लिख दिया, रोम्बस भी लिख दिया अच्छे लेक्चर में। वो तुमने होमवर्क में देगा कि सर्किल का सेंटर दिया हुआ है 2,3 एंड 3 पॉइंट सर्किल पे दिए हुए हैं 7,-2, 8,0, 4,3। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम सर्किल। कैसे करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लाइन निकालोगे, OA, OB, OC एंड ये तीनों बराबर में क्यों आएंगे? शाबाश। अगर ये तीनों पॉइंट ऑन द सेम सर्किल हैं ये रेडियस होंगे। अभी ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, प्लेन ज्योमेट्री का 7वीं क्लास का, उसने उठा के डिस्टेंस फॉर्मूले में दे दिया। सेंटर उसने बता दिया, पॉइंट बता दिया, सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। एंड मिसाल के तौर पर 6 पॉइंट दिए हैं, 5 के डिस्टेंस सेम आए तो 5 ऑन द सेम सर्किल है, और 6 का नहीं आया तो उसको बता दो इट डू नॉट लाइज ऑन द गिवन सर्किल। जो पॉइंट होंगे सेम उनके रेडियस होंगे और सेम आएंगे। बस क्लास खत्म पे ही पहुंच चुकी है। x, y इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट। ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। अब क्योंकि हमारी ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर बहुत इस्तेमाल होगा तो ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें बार बार ऑर्डर पेयर, कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या है? 3,-2 ऑर्डिनेट क्या है? एब्सिसा क्या है? ये टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करते हुए नजर आएंगे। आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म कर लूँ। 1-2 चीज़ें मैं याद दिला दूँ। कल मैंने एक जुमे को सुबह टाइम रखा 10 बजे, रसीद के पीछे लिखा है। अगर कोई तुम अपने ग्रुप के टाइम से मुतमईन नहीं हो तो सुबह आ जाओ। S1 वालों को भी मैंने बुलाया। अगर तुम्हारी मैच हो जाता है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे ग्रुप से 4 लोग आते हैं, वहाँ से 7 आते हैं, तो 4 मुतमईन हो जाएंगे, 3 नहीं कर पाऊँगा। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने और तुम अपने टाइम से मुतमईन हो तो इसको भूल जाओ सारी चीज़ को, और अगर चांस लेना चाहते हो आ जाओ। वो प्रॉमिस नहीं है, लेकिन सुबह 10 बजे कल जुमे को। आज का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। अभी जो ही क्लास खत्म होगी, जितने बच्चे प्लास्टिक चेयर पे यहाँ बैठे हैं, पीछे वाले नहीं, वो बाहर वाले रूम में चले जाएंगे, वहाँ उन्हें लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो बाकी बैठे हुए हैं वो बैठे रहेंगे, वहीं उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फ्रंट सीट पे जो प्लास्टिक पे बैठे हुए हैं। The distance between these 2 points is 5 units. Find it. एब्सिसा मिस कर रहे हैं वो, एक ऑर्डर पेयर का एब्सिसा मिस कर रहे हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का एक और इस्तेमाल दिखा रहा है। जरूरी नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले से हमेशा अननोन भी निकल सकता है, वही फॉर्मूला है। बेटा तुम चैप्टर 2 और 3 में एक क्लास मिस करोगे, अगली 3-4 क्लासें उड़ जाएंगी तुम्हारी। इसलिए प्लीज अगर बुखार में भी हो आओ, छुट्टी नहीं करो। मुझे नहीं प्रॉब्लम है, तुम्हें जितना शदीद प्रॉब्लम होगा, एंड मेरे पास फुर्सत नहीं है पलट के इतनी बड़ी क्लास के बाद उसको इंफरादी तौर पर पढ़ाऊँ। और कंप्यूटर पे क्लासेस जो हैं अभी फिलहाल 1 महीने तक कोई स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ छुट्टी करने के मुतालिक ना सोचो, मेरा नहीं तुम्हें मसला हो जाएगा। ऊपर से मैं भी मसाला पैदा करूंगा। मैंने डी की वैल्यू मॉड में रखी, क्यों? अंडर रूट लगा है, अंडर रूट प्लस माइनस कर सकता है। ए फाइंड करना है, इक्वेशन बन रही है,
तुम्हारा दिल चाह रहा है होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने ओपन नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। बिल्कुल होल स्क्वायर को जिस स्टेज पे करना चाहो कर सकते हो। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए का स्क्वायर, 5 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जवाब आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। अगर तुम ओपन कर दोगे तो तुम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले आओगे, एंड ओपन नहीं कर रहे तो कपलेटिंग स्क्वायर मेथड से खुद ब खुद हो रहा है, उसको कहते हैं थैंक यू अंकल। छोटा तरीन तरीका इस वक्त है। अब ये क्या है, रॉन्ग नहीं है बच्चा ओपन कर दे, सवाल को बड़ा कर लेगा यहाँ जो बच्चा ओपन कर देगा। 3 लाइनें बढ़ जाएंगी। सेकेंड ईयर का पेपर बेटा 3 घंटे में नहीं होता है, इस कदर बड़े बड़े सवाल आते हैं। छोटे छोटे तो मैं समझा रहा हूँ स्टेप कम करने के तरीके। फर्स्ट ईयर का पेपर आधा घंटा पहले भी हो सकता है, 40 मिनट पहले भी हो सकता है। सेकेंड ईयर का नामुमकिन, इस कदर बड़े सवाल होते हैं। सेकेंड ईयर की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि पेपर इंतहाई लंबा होता है, पेपर कभी बुरा नहीं आता, कभी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं आता, नंबर कभी नहीं देते। हाँ, अभी तुम्हारे दोस्तों के रिजल्ट आने वाला है सीनियर्स का, ज़रा 10 सीनियर्स का इंटरव्यू करना, सिर्फ उनसे पूछना फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज थी, सेकेंड ईयर में क्या हुआ। 10 में से 9 सुनाएंगे 79 नहीं है, एक सुनाएगा बढ़ गई 79.2 हो गई, नहीं बढ़ती जो फर्स्ट ईयर में कर लिया। अब उसको बचाना मुश्किल है। हाँ, बहुत 1000 का तुम इंटरव्यू करोगे तो 1000 में एक बोलेगा यार मेरी 79 से बढ़ के 83 हो गई। जब जाके वो इतनी 1000 में इतना कम रेशियो होता है। तो बता दे रहा हूँ पेपर लंबा होता है, स्टेपिंग छोटा करना सिखा रहा हूँ, अभी भी सिखा रहा हूँ। अभी क्लास वर्क में होल इसको ओपन करके आ जाएगा, रॉन्ग नहीं है। वो सुनना नहीं चाह रहा, वो समझना नहीं चाह रहा। टेकिंग स्क्वायर रूट, बल्कि ऐसा करते हैं 5 प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए, एंड ए इज इक्वल्स टू, जब प्लस माइनस आ जाए सोल्यूशन सेट में आंसर दे दिया। तुमने देखा जब तक हमने मॉड लगाया, जब तक अंडर रूट रहा, जैसी हमारी स्क्वायरिंग हुई हमने मॉड लगाना यहाँ छोड़ दिया, एंड उसके बाद सॉल्व करके बाकायदा पूरा एक जवाब लिखा है। तो आज की हमारी पहली क्लास ख़त्म हो गई। कल जुमे की क्लास है। जुमा हमारे कोई रुकावट नहीं बनता है। अगर तुम्हें कहीं शक व शुबा है तो यहाँ दोनों मसाजिद में, वो नातों वाली मस्जिद भी है, बगैर नातों वाली भी है। मैं तो अल्लाह की मस्जिद में जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि ये यूँ है तो यूँ है, तो उनके लिए दोनों मसाजिद में लगभग 2 बजे जमात होती है। अगर तुम्हें खौफ है कि मैं लेट हो जाऊँगा तो बेहतर है अपने घर से मूव कर जाओ और आके यहाँ नमाज़ पढ़ो, एंड नमाज़ पढ़ के जब 2:15 2:30 बजे तक फारिग हो आके वेटिंग में बैठ जाओ। और तुम अगर घर से पढ़ गए, बट व्हाट आई मीन कि एक्सक्यूज़ नहीं है जुमे का, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा, अल्लाह का शुक्र है, तो भी पढ़ोगे। एक्सक्यूज़ नहीं हम देंगे एक दूसरे को कि जाए, क्योंकि सालों से ये चल रहा है। सेकेंड ईयर के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती नमाज में। इसी तरह तुमसे पहले वाला ग्रुप भी अपना काम कर रहा होगा, नमाज भी पढ़ रहा होगा, जिन्हें बता दिया। तो कल मैं सिर्फ जुमे के पॉइंट पे बता रहा हूँ कि जुमे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो लेट हो गया, लेट हो गए तो फिर लेट का तुम्हें मालूम है अंजाम बहुत बुरा है। तो कोई सवाल है तुम लोगों का या ऑफ कर लें बस?